नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। राजभर को इस सुरक्षा के मिलते ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत को गरमा दिया गया है। इसके पीछे सुभासपा अध्यक्ष का बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन बताया जा रहा है। वहीं राजभर की अखिलेश यादव से बढ़ती नाराजगी भी चर्चा में है। सरकार की तरफ से दी जा रही इस सुरक्षा को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक दल इसे भाजपा की कूटनीति का हिस्सा बता रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। पिछले दिनों हुए राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई तो राजनीति भी तेज हो गई कि साथ सपा का कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इनका मेहरबानी क्यों है? माफ कीजिएगा, लेकिन बीजेपी इतना मेहरबान क्यों है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ओपी राजभर बीजेपी की कुचक्र राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। कहीं ना कहीं आप सुरक्षा क्यों दी गई है, उसका कारण क्या है? कारण ये है सबसे पहले कि माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते रहते हैं, लगातार क्षेत्र में रहते हैं। इससे पहले कई बार उन पर हमले करने का प्रयास किया गया, हमले किए गए, तो उसको लेकर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी महोदय, सबको हम लोगों ने पत्र भेजने का काम किया। स्वयं भी हमारे माननीय मंत्री जी मिलने का काम किए। तो उसी सापेक्ष में गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और किसको कब सुरक्षा दी जाए ये गृह मंत्रालय का विषय होता है। ओम प्रकाश राजभर जी को अगर सुरक्षा दी गई है तो निश्चित रूप से उसके पीछे पर्याप्त कारण होंगे। सरकार ने उनकी समीक्षा की होगी, उसके बाद ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, पहले साथ में चलना और बाद में हाथ छोड़कर अब शब्दों का इस्तेमाल करना, ये समाजवादी पार्टी की परंपरा है। एक दूसरी पार्टी के नेता को लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म से अनावश्यक बातें कह के उनकी इमेज को डैमेज करके बीजेपी की कुचक्र राजनीति का षड्यंत्र का एक हिस्सा बन के आज अपने आप को स्वयं उजागर कर लिया। जब उनकी विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया, मारपीट गाली गलौज की गई, बनारस में उनके साथ बदतमीजी मारपीट गाली गलौज हुई, तब बीजेपी ने विधानसभा में इस बात को कहा कि नहीं साहब, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटित हुई। और आज उन्हीं संबातों का हवाला देके वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ भारी उबाल देखने को मिल रहा है। आज इसी कड़ी में गोरखपुर जिले में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष को दबाने के लिए बीजेपी सरकार ईडी का सहारा ले रही है, लेकिन कांग्रेस झुकने वाली नहीं है और ना ही रोकने वाली है। दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जब रावण का घमंड नहीं रह गया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घमंड कैसे रहेगा। इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था जितना अहंकार नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी जगह जगह सभी पार्टियों को डराना चाह रहे हैं। इस तरह राहुल गांधी को भी डराना चाह रहे हैं ईडी का खौफ दे करके। ईडी के खौफ से राहुल गांधी को दिल्ली में भी कम से कम 40 घंटा उनसे पूछताछ की गई कि ताकि राहुल गांधी डर जाए। और उसी तरह कल सोनिया गांधी, आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी को पेश किया गया ईडी के खौफ दिखा करके, झूठा खौफ दिखा करके ये ईडी से डर जाएंगी। वाराणसी के कैंट थाने में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ये मुकदमा 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में केस डायरी गायब करने के आरोप में है। आपको बता दें कि अवधेश राय की उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था
वहीं जून 2022 को सुनवाई के दौरान पता चला कि अवधेश राय हत्याकांड की केस डायरी गायब है, जिसमें मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि उक्त मामले की ओरिजिनल केस डायरी गायब है, इसलिए इस केस के ट्रायल को रोक दिया जाए। मामले पर वाराणसी के एसीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवधेश राय हत्याकांड की केस डायरी को सुनियोजित तरीके से गायब कराया गया है। सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट आते ही शहर की सरगर्मियां बढ़ गई। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख रहे हैं। वहीं सफल विद्यार्थियों को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में सीएम योगी ने भी ट्वीट कर सीबीएसई परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि ये उपलब्धि आप सभी के कठिन परिश्रम और अध्ययनशीलता का प्रतिफल है। वहीं इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इसी के साथ एक और बेटी ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। डीपीएस की तान्या सिंह ने 500 में से 500 नंबर लाकर 100% अंक पाए हैं, यानी तान्या को हर विषय में फुल मार्क्स मिले। तान्या के स्कूल और घर पर जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी टॉपर भी यूपी से ही हैं। नोएडा के एमिटी स्कूल की युवाक्षी बिग में भी 100% अंक लाकर देश में टॉप किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रभारी भारत दीक्षित का हालचाल जाना। आपको बता दें कि भारत दीक्षित को हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था। इसके बाद वो आज स्वस्थ होकर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम योगी ने उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यालय के प्रभारी भारत दीक्षित को देखने के लिए पहुंचे हैं। भारत दीक्षित भाजपा कार्यालय के प्रभारी हैं। उनको दिल की प्रॉब्लम की वजह से मेडिकल कॉलेज के लारी में एडमिट थे। हालांकि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और स्वतंत्र देव सिंह भी वहां उनको देखने गए थे। काफ़ी व्यक्तित्व के धनी हैं भारत दीक्षित। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पार्टी कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, उनसे कुशल क्षेम पूछी है, उनके तबियत स्वास्थ्य का हालचाल जाना है और उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए हैं। निश्चित रूप से इसी व्यक्तित्व के धनी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका छोटा भी कार्यकर्ता है, उसका भी ध्यान रखते हैं। इसी वजह से आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर भारत दीक्षित का हालचाल जाना है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मरीजों के लिए अब इलाज महंगा हो सकता है। ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अब 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए तक की जा सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पैथोलॉजी और दूसरी सुविधाओं के लिए 10% तक शुल्क बढ़ाया जा सकता है। हालांकि केजीएमयू के CMS SN शंखवार ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरे में बताया गया कि अभी फिलहाल ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है। अगर लागू होगी भी तो इसकी समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। जांच फीस में बढ़ोतरी के सवाल पर कहा कि अभी इस पर कुछ साफ नहीं है। अगर बढ़ेगा तो 250 रुपए की कोई जांच है तो 270 में हो जाएगी। इसमें मैं केजीएमयू में हूँ, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो इलाज है वो महंगा हो जाएगा। ओपीडी में पहले 50 रुपये फीस लगता था, जो कि रजिस्ट्रेशन उसका मान्य रहता था 6 महीने के लिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसमें 50 रुपये और बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। अब वो 100 रुपये का हो जाएगा। अब 100 रुपये लगेंगे। उन मरीजों का क्या कहना है, ये बड़ा सवाल है। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, आप ओपीडी से ही आ रहे हैं। ओपीडी में आप 50 रुपये का जो पर्चा था वो अब 100 रुपये में बनेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? मैम, जो है गांव देहात से सब लोग इतना दूर आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ उनके खर्चे कम लगेंगे और इलाज अच्छा हो जाएगा, तो इससे परेशानियां थोड़ा बढ़ जाएंगी लोगों की। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो जांच जो मुफ्त बताया जाता है, जांच का भी पैसा पड़ता है। तो फिलहाल ओपीडी का हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो काउंटर है वहाँ पे ये बताया गया है कि यहीं पे उनका पर्चा बनता है। 8 से 12:30 का समय है। यहाँ पे आप पर्चा बनवा सकते हैं। खास बात ये है कि ये मेडिकल केजीएमयू में 5000 हर रोज यहाँ पे मरीज आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं। लगातार यहाँ पे भीड़ आपको लगातार देखने को मिलती है। कल इसका कार्यपरिषद का बैठक होने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि उन तमाम निर्णयों पर, उन तमाम फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है, चाहे जांच से रिलेटेड हो या फिर आपका 50 रुपए ओपीडी का फीस बढ़ाने की बात हो। अब देखने वाली बात होगी कल तस्वीर क्या निकल कर आती है। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। नैनीताल जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं।
जिससे एक बार फिर से लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक अस्पताल में कोविड के 6 मरीज भर्ती कराए गए हैं, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि एक बार फिर से कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए अस्पताल में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही कोविड मरीजों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई। फिलहाल कोविड के मामलों को कम करने के लिए मास्क पहनने के साथ नियमों का पालन करने की अभी अपील की जा रही है। बीच में तो बिल्कुल कोविड के मरीज नहीं आ रहे थे, पिछले कुछ दिनों से आने शुरू हुए थे, एक दो करके आ रहे थे। आज की तारीख में 6 मरीज भर्ती हैं। उसमें एक प्रेगनेंसी वाली भी थी, एक रीनल फेलियर वाली थी, वो थी, एक थोड़ा सा सिक था, एस्पिरिटो कम आता है लेकिन ऑक्सीजन करके ठीक आ गया। एक को डॉक्टर परमजीत उनकी टीम ने करा मैनेज, रेमडेसिविर भी लगा उसको, और करीबन 6 आज की तारीख में भर्ती हैं। और अगर इस तरह से बढ़ेंगे तो एक वार्ड जो था पहले भी था, उसको फिर हमने आइसोलेट किया था, उसको एक्सक्लूसिवली कोविड के लिए खाली कर देंगे, ताकि उसमें करीबन 40 मरीज उसमें हो सकते हैं। वो देखते हैं, फिर आगे से ट्रेंड्स आएंगे, फिर देखेंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर सीबीएसई परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि सीबीएसई की परीक्षा में पास हुए सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। असफल हुए विद्यार्थी नकारात्मक सोच अपनाते हुए मेहनत करें, सकारात्मक सोच अपनाते हुए मेहनत करें और अपना प्रयास जारी रखें। वहीं इस बार भी परीक्षा परिणामों में लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। वहीं देहरादून जिले का परीक्षा परिणाम 85.39% रहा। ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर 16 रीजनल में से देहरादून जिला 15वें स्थान पर रहा। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इसी पोर्टल पर सीबीएसई की ओर से स्कूल वाइज रिजल्ट अपलोड किया गया है।